pressure exerted by a gas प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ गैस में जो लास्ट टाइम मैंने प्रूव करा था ना, वो हम यहाँ तक पहुँचे थे, P इज इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर, हमने ये प्रूव करा था, P इज इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल एन था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एम था, स्मॉल एम ये था मास ऑफ द गैस, और वी एक्स जो है वो हमने देखा था कि एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी केवल वही चेंज हो रही थी, बाकी वाई वाली जेड वाली उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो इस वजह से सिर्फ वेलोसिटी वी एक्स ली गई। तो एन एम वी एक्स स्क्वायर ये हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप नोट करें, एज द मॉलिक्यूल्स मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, as the molecules move with as the molecules move with different as the molecules move with different velocities, so we replace Vx square, so we replace Vx square by Vx square के ऊपर एक बार लगा दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए बेटा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये जो हमने डेरिवेशन करा, ये हमने डेरिवेशन ये मानकर करा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी जो वेलोसिटी है वो सब सेम वेलोसिटी के साथ में ही स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ इतना है कि जो चेंज हो रही है वो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमने ये देखा था कि वाई वाले की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, जेड वाले की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, केवल एक्स वाला पहले ऐसे स्ट्राइक कर रहा था और स्ट्राइक करके फिर वापस आ गया। तो हमने जब ये देखा कि डायरेक्शन केवल एक्स वाले की चेंज हो रही है, तो उसमें हमने डायरेक्शन के बेसिस पर ये बोला था कि वेलोसिटी चेंज हो गई, नहीं तो हमने ये कहा था कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि लेकिन एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल तेज वेलोसिटी से जाता है, कोई थोड़ी कम वेलोसिटी के साथ आता है। तो हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सबकी अलग अलग वेलोसिटीज होगी, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, जो स्क्वायर की जरूरत पड़ती है मेरे को, तो वी एक्स स्क्वायर का एवरेज अगर हम निकाल लें, वी एक्स स्क्वायर का अगर हम मीन निकाल लें, तो आप ये देखिए इसको हम वी एक्स स्क्वायर का बार बोल दिया कि एवरेज वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। और अब आप ये कहें कि गैस इज आइसोट्रॉपिक। अब ये नोट कर लीजिएगा, ये चीज आपके लिए शायद नहीं है, गैस इज आइसोट्रॉपिक, गैस इज आइसोट्रॉपिक, so the molecular velocities are almost equally distributed in different directions, so the molecular velocities are equally distributed, molecular velocities are equally distributed in all directions। जब molecular velocities सभी डायरेक्शन में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जैसे मान लो जितनी वेलोसिटी के साथ x की डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो x की डायरेक्शन में जो जा रहे हैं उतने ही y की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उतने ही z की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है ना वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नहीं कि x की डायरेक्शन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, y की डायरेक्शन में कम है। तो ऐसी गैस को हम ये बोल देते हैं आइसोट्रॉपिक, ठीक है। ऐसी गैस को हमने आइसोट्रॉपिक बोल दिया, तो उस केस में क्या होगा बेटा, वी एक्स स्क्वायर का बार इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर का बार इज इक्वल टू 1/3 वी एक्स स्क्वायर का बार प्लस वी वाई स्क्वायर का बार
प्लस वी जेड स्क्वायर का बार, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर का बार, 1/3 वी स्क्वायर का बार। वी स्क्वायर का बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दिखाई दे रहा है सबको? नहीं? अरे मेरी आवाज तो आ रही है सभी को, बताइए। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चों को भी आ रही है आवाज? क्या भाई रुद्रांश, नव्या, आवाज आ रही है? वी स्क्वायर, यस सर। ओके, वी स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर, v square is the mean square velocity of the molecules. Mean square velocity of the molecules, of the molecules. तो देखिएगा क्या हुआ कि जब हमने कहा कि वी एक्स स्क्वायर का बार निकालो या वी वाई स्क्वायर का बार निकालो या वी जेड स्क्वायर का बार निकालो, तो हमने ये कहा कि ये सारे के सारे जब गैस ही आइसोट्रॉपिक है तो ये जो सारे के सारे हैं जो है इन सबकी वैल्यू सेम है। तो हमने क्या करा, वी एक्स स्क्वायर का बार प्लस वी वाई स्क्वायर का बार प्लस वी जेड स्क्वायर का बार, इन सबको ऐड करके अगर डिवाइड कर दिया जाए 3 से, तो हम ये कहेंगे कि जब इसकी तीनों की वैल्यू सेम है तो उसका एवरेज आ गई, ये वैल्यू, ये उसकी एवरेज वैल्यू आ गई। हमें वी एक्स स्क्वायर की अलग डायरेक्शन में वैल्यू लेनी, वी वाई स्क्वायर की अलग लें और वी जेड स्क्वायर की अलग लें, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसका एवरेज मान लेंगे। क्योंकि जब सारी की सारी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शंस में है और सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो हमने उनको 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मीन आपने लिया है कैसे, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर का आपने मीन लिया। मीन कैसे लिया? सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दिया, मीन मतलब एवरेज, ठीक। और अगर इसका अंडर रूट ले लेते हो तो उसी को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल देते हैं, ठीक। तो इस तरह से मैं ये कह दूंगा कि देयरफॉर P इज इक्वल टू अब आप ये देखो कि ये क्या है, nm vx स्क्वायर, ये है nm vx स्क्वायर। और अब हम ये कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू nm vx स्क्वायर का बार, और vx स्क्वायर का बार जो है वो इसके बराबर है। तो P इज इक्वल टू nm इंटू 1/3 v स्क्वायर का बार, यानी कि P इज इक्वल टू 1/3 nm v स्क्वायर का बार। ये हो गया जी प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो इसमें आपको अलग अलग वैल्यूज निकालने की, Vx, Vy, Vz वो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर न्यूमेरिकल आता है तो। हाँ, अगर आपको डेरिवेशन करने के लिए आएगी तो आपको इतना पोर्शन जरूर लास्ट में करके दिखाना होगा। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद एक छोटी सी चीज और, since density of a gas, डेंसिटी क्या होती है? रो। तो रो को हम क्या बोल देते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पर लिखना बेटा nm, क्योंकि मास जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास मेरे को m पता था, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? स्मॉल n, तो स्मॉल n इंटू m अपॉन v। तो इसलिए ये टोटल मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो पूरी गैस की डेंसिटी आ गई nm अपॉन v। तो अब आप ये समझिएगा कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, nm अपॉन v आ गया ये हमारे पास। और वॉल्यूम कितना है? अगर हम कहें
वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल एंड मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरी की पूरी कंटेनर में नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि V की वैल्यू 1 मीटर क्यूब हो गई। देयरफॉर रो इज इक्वल टू nm अपॉन 1, इसका मतलब रो की वैल्यू हो गई nm। तो ये जो nm लिखा हुआ है इसकी जगह मैं रो लिख सकता हूँ। सो P इज इक्वल टू 1/3 रो और V स्क्वायर का बार। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? बता दीजिए। लक्ष्य, कनिष्क, नव्या, Yes, sir. ठीक है। अच्छा लक्ष्य, ऑफलाइन आने वाले थे, तुम आए नहीं। क्या सर? मैं कह रहा हूँ तुम ऑफलाइन आने वाले थे, मैंने दरवाजा भी खोल रखा था इधर। सर आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, चलिए जी। अब इसके बाद P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर का बार। तो ये कंप्लीट हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। relation between pressure and kinetic energy per unit volume। relation between pressure and kinetic energy per unit volume, ये देखिएगा कैसे निकलेगा। As we know that as we know that pressure exerted by a gas is given as pressure exerted by a gas is given as P is equal to 1/3 रो V स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, V स्क्वायर का बार था, V स्क्वायर का बार था। अब मैंने क्या करा कि सिर्फ V स्क्वायर कर दिया। तो वो बार किसके लिए होता है? वो बार इसके लिए है कि भाई आपने एवरेज वैल्यू ली है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे बार हटा देना है, अगर मुझे बार हटा देना है तो मैं ये कहूँगा कि वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। यहाँ पर अगर मैं बार लगाता हूँ तब तो मैं उसको कहूँगा कि वो मीन स्क्वायर वैल्यू है। लेकिन अगर हम बार हटा देते हैं तो हम ये कह देंगे वेयर V is RMS velocity of the molecules। इक्वेशन नंबर 1 बोलिए इसको, RMS velocity of the molecules। फिर क्या है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास पर यूनिट वॉल्यूम of the gas, mass per unit volume of the gas is equal to volume into density। और वॉल्यूम कितना है 1 और डेंसिटी कितना है रो, तो रो आ गया। वैसे भी हम जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ही होता है, रो ही होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस
उसमें आप क्या करेंगे, वो सीधा सीधा रो के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये कहना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो देखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, इसको E डैश बोल देंगे हम। ओके, E ना बोलकर E डैश बोल देंगे। तो E डैश इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ रो वी स्क्वायर। ये हम इससे पहले वाले भी चैप्टर में हम कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ रो वी स्क्वायर आती है, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो रो जी एच आ जाती है। तो ये हो गया हाफ रो वी स्क्वायर। देयरफॉर P अपॉन E डैश, P अपॉन E डैश, ये P है और ये इक्वेशन 2 में E डैश है। तो P क्या हो गया 1/3 रो वी स्क्वायर, और E डैश क्या हो गया 1/2 रो वी स्क्वायर। रो वी स्क्वायर से रो वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में है 1/3, डिनोमिनेटर में है 1/2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है 1 × 2, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं 3 × 1। तो ये हो गया 2/3। तो P अपॉन E डैश इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद क्या करें, P अपॉन E डैश इज इक्वल टू 2/3। E डैश को इधर ले जाओ, तो P इज इक्वल टू 2/3 E डैश, ठीक है। फिर लिखें hence pressure exerted by a gas is equal to, hence pressure exerted by a gas is equal to 2/3 of average kinetic energy, 2/3 of average kinetic energy per unit volume of the gas, per unit volume of the gas। बताइए जी, रिलेशन समझ में आ गया प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में? प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में देखिए, प्रेशर तो अभी अभी हमने देखा ही था 1/3 रो वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हम देख चुके हैं, पहले ही जानते हैं कि हाफ रो वी स्क्वायर होता है डेंसिटी की टर्म्स में अगर निकाला जाए, वैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो दोनों में ये समझ में आ गया, रिलेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है? काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी एक तरह से आप समझ लीजिए भाई, काइनेटिक एनर्जी तभी तो होती है किसी भी मॉलिक्यूल में। काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? जब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, जब वो मोशन में होगा। तो काइनेटिक का मतलब क्या है? वेलोसिटी। और टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है? क्या टेम्परेचर का भी वेलोसिटी से कोई लेना देना है? क्या टेम्परेचर भी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है?
तो ये देखते हैं जरा गैस के केस में। वैसे हम जानते हैं, आप खुद सोचिएगा, अगर कोई इंसान है बड़ी तेज़ी से दौड़ने लगे, कोई इंसान बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कोई बढ़ेगा नहीं ज़्यादा। कोई इंसान थोड़ा तेज़ चल रहा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कोई इंसान दौड़ रहा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। तो हम फिजिकल टर्म्स में तो ये कहते हैं कि जब भी कभी वेलोसिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन जरा गैस के केस में भी देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ लिख रहा हूँ। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। नोट करें, कंसिडर वन मोल ऑफ अ गैस और ये टॉपिक करने के बाद में फिर आपको ये भी बताएंगे कि इस टॉपिक में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो मेरे को याद दिला देना इस टॉपिक के बाद में कि अगला टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले मैं बता दूंगा कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिलहाल नोट करें, कंसिडर वन मोल ऑफ अ गैस, full stop, let P, V, T and M be the, let capital P, capital V, capital T, P, V, T and M be the pressure, volume, temperature and molecular mass of the gas, respectively. Molecular mass of the gas respectively. ठीक है। अब आप कहें डेंसिटी क्या हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि आप मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब पूरी गैस का मास कितना है, उसके पूरा जो मॉलिक्यूलर मास है वो बताइए, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल बी। इक्वेशन 1 बोल दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस kinetic theory according to kinetic theory, pressure exerted by the gas is P is equal to V 1/3 rho V square 1/3 rho V square। और अब इसमें हम एक 1/3 rho V square, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, इसमें मैंने आरएमएस की बात करी थी, तो इस पर बार लगा दीजिए और फिर ये कहिए इट इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू 1/3 रो क्या है, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल बी,
v स्क्वायर का बार, ये हो गया। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड ये हो गया। उसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ बीच में, तो अब हम ये कहेंगे कि और PV, इसको V को इधर ले आओ, और PV इज इक्वल टू 1/3 m v स्क्वायर का बार, v स्क्वायर का बार। और अगर मैं इसको एक काम करूं, v स्क्वायर का बार है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, जैसे PV है 1/3 है, तो मैं ये जान रहा हूँ कि यहाँ पर v स्क्वायर का बार, इससे पहले वाले में हमने क्या करा था कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इसको v स्क्वायर ही लेकर चल रहा हूँ। अगर मान लो मैं इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गया। अब हाफ से मल्टीप्लाई करा यानी कि 2 से डिवाइड करा है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपने इस रिलेशन में क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने पर क्या हो रहा है कि इसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोल दूंगा। तो ये हो गया PV इज इक्वल टू 2/3 E, where E is the average kinetic energy of the molecules। पहले ये बता दीजिए बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? PV इज इक्वल टू 2/3 E तक बताइए, मेरे बोलो भाई, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ। फिर हम ये कहते हैं, बट फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन इज रिटन एज, क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, आप इस इक्वेशन को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और ये यहाँ नोट करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कि मुझे 2 और 3 इक्वेशन को कंपेयर करना है। अच्छा, जब इनको कंपेयर करना है, करेंगे, तो RT इज इक्वल टू 2/3 E हो जाएगा। RT इज इक्वल टू 2/3 E। यहाँ से E की वैल्यू निकाल लो, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 RT। तो E की वैल्यू आ गई 3/2 RT। लिखिएगा, दिस इक्वेशन गिव्स द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 गिव्स द
mean kinetic energy of 1 mole, mean kinetic energy of 1 mole of a gas. If n is Avogadro's number, then the mean kinetic energy per molecule, next point note करेंगे, if capital N is Avogadro's number, if capital N is Avogadro's number, then mean kinetic energy per molecule is given by E bar is equal to क्या हो जाएगा E upon N. ठीक है, देखो हुआ क्या कि पूरी की पूरी जो गैस है उसकी आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, तो वो तो कैपिटल E आ गई, गिव्स द मीन काइनेटिक, मीन मतलब एवरेज काइनेटिक या मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस. 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में पूरे के पूरे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो वो कहते हैं कि अब आप एक मॉलिक्यूल में बताओ, तो एक मॉलिक्यूल में कैसे बताओगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे उसको, तो ये E अपॉन N हो गया. ठीक है, अब क्या है कि अब N भी क्या बोला, Na बोल दो ना इसको, हाँ Na, हमको याद भी रहेगा कि एवोगैड्रोस नंबर है, तो Na बोल दीजिए, E अपॉन Na. और फिर क्या होता है कि अब इसको लिखो यहाँ पर 1 अपॉन Na, और कैपिटल E को आप ऐसे लिख दीजिए कि 3 अपॉन 2 RT, और R अपॉन Na क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. E बार इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 को अलग ले लो और R अपॉन Na को अलग कर दो और इंटू T, तो E बार आ गया 3 अपॉन 2 KB T. KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, तो दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये हो गया, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 5. ये क्या हो गया, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पूरी गैस का नहीं, पर मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का. पूरी गैस का निकाला था तो 3/2 RT आया था, और 3/2 KBT करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा. यहां तक सभी को क्लियर? चले आगे. यस बताइए भाई, रुद्रांश, लक्ष्य. यस सर. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ. फिर मैं आगे नेक्स्ट नोट करिएगा कि सिंस E is equal to हाफ mv स्क्वायर का बार, E की वैल्यू एक तो ये भी निकाली हमने, ये तो होती ही है E की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की, और एक ये निकाली 3/2 RT इज इक्वल टू 3/2 RT इज इक्वल टू 3/2 RT. तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बार की वैल्यू, 2 से तो 2 कट गया, 3RT अपॉन कैपिटल M, 3RT अपॉन कैपिटल M हो गया ये. ठीक है, अब VRMS, यहां से VRMS निकाल लीजिए, which implies that VRMS is equal to क्या हो जाएगा, ये जो V स्क्वायर का मीन है ना, इसका अंडर रूट हो जाएगा. V स्क्वायर का मीन, स्क्वायर के मीन का रूट, रूट मीन स्क्वायर ये होता है. तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर का मीन हम निकाल ही चुके हैं, 3RT अपॉन M, तो 3RT अपॉन M का अंडर रूट कर दिया, तो रूट मीन स्क्वायर हो गया. तो VRMS इज इक्वल टू दिस हो गया. ठीक है, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि VRMS is directly proportional to अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. ये था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है. तो टेम्परेचर का वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन है कि वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर का अंडर रूट बढ़ता है.
मतलब बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फिर पावर 1/2 लेकर, मतलब जिस हिसाब से वेलोसिटी बढ़ती है उस हिसाब से टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर उसके स्क्वायर रूट के हिसाब से बढ़ता है। क्लियर है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है, बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो अब 2 लाइन लिखवाऊंगा आपको इसमें मैं, नोट करें कि thus faster the motion of molecules of a gas, thus faster the motion of molecules, thus faster the motion of molecules of a gas, higher will be their kinetic energy, higher will be their kinetic energy, and hence higher will be the temperature of the gas, and hence higher will be the temperature of the gas. Hence temperature of a gas is the measure of temperature of a gas is a measure of the average kinetic energy of its molecules. Measure of the average kinetic energy of its molecules. ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है सभी को? अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये कल आपको शाम की क्लास में बताता हूँ। ठीक है, शाम की क्लास में आप लोग ऑफलाइन आ सकते हैं। ओके सर। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके।